Yes, जी Shall I start? yeah, please do. Very good evening, everyone. Good evening, PHF. Hope everyone is, in very high spirits to attend today's session. This is the second series under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. We have successfully completed our first series, and your host for today evening, I'll introduce myself. I am Dr. Manisha Soni from Mumbai. Let me quickly take you through the journey of PHF for all those who have joined, today for the first time. PHF, that is Promisilon Homeopathic Forum, was founded by Dr. Liaquat Namole with a unique vision to educate homeopaths and transform general practitioners to homeopathy again. This is the free learning platform with almost 3,000 plus doctors who are learning every day. Friends, it is my pleasure to welcome each one of you to the 118th session of the second series of Guruji Ke Saath Guruvar. Now, the most important part. It is my honor and privilege to welcome the speaker for today evening. It is none other than Dr. Shamal Kishore Sir, MD, homeopath from Ahmedabad. He has been practicing in Ahmedabad since 2002. He is practicing on the energy transmission method based on Dr. B. Sahani's discovery on drug energy transmission from a distance through hair. He is also the PG mentor in Hahnemann College of Homeopathy in London. Sir has taken many seminars all across India. He has written many books on easy prescription on mind rubrics, with some examples are Practical Homeopathy and Homeopathic Individuals, Utility of Mind Rubrics of Homeopathic Repertory and Different States of Remedies, Practical Application of Repertory, etc. So without wasting any more time, let us put our hands together to welcome Dr. Shamal Kishore sir. Welcome, sir. Good evening and over to you. वेलकम सर, वेलकम सर। अभी आप ज्ञानार्जन कीजिए सर, हमको आपको सुनना है आज। जी, तो आपका ये टाइटल गुरु जी के साथ, गुरुवार को गुरु जी के साथ, तो बहुत अच्छा ये है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रयास को, जो आप इस होम्योपैथी को वर्ल्ड तक पहुंचाने के मुहिम में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर, उसके थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य हम आपको सुन पा रहे हैं। आप व्यस्त रहते हैं इसलिए आपको तकलीफ नहीं देते। इसके बाद हम आपको बार बार तकलीफ देंगे सर। बार बार तो नहीं, हम समय निकालेंगे, कोशिश करेंगे। जी, तो मेरा ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिपोर्टाइजेशन हो करके केस को हम देखते हैं। ये केस हमने शेयर किया है, आप सभी लोगों को दिख रहा है? वापस शेयर कीजिए। हाँ जी, दिखा? हाँ जी। ओके। मैं केस को पढ़ रहा हूं और होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ खास करके ये डॉक्टर सहगल साहब का मेथड है। बाकी इसके अलावा जो हम होम्योपैथी के नॉलेज जो कॉलेज में पढ़े हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। खास करके रोगी के प्रेजेंट को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए और परसिस्टिंग को देखते हुए पेशेंट के कॉमन वर्जन को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने की इस डॉक्टर सहगल साहब की मेथड को फॉलो करते हुए जो आज मैं केसेस आपको शेयर कर रहा हूं। अगर पेशेंट क्रोनिक में होता है तो भी हम एक्यूट्स में लाते हैं, क्योंकि रोगी ठीक होते हैं एक्यूट्स के थ्रू ही। मतलब हमारे मेडिसिन देने के बाद से शरीर में, रोगी शरीर में एक्यूटनेस आती है। और अगर वर्तमान में रोगी हमारे पास क्लिनिक में आया है, अगर एक्यूट्स नहीं दिख रहा है तो हम उसको एक्यूट्स में ले जाते हैं। मतलब कि ड्यूरिंग द सिवियरिटी ऑफ द सिकनेस, या जब तकलीफ ज्यादा होती है तब आप क्या करते हैं। तो ज्यादातर हम केस को बहुत इजी बना देते हैं केस टेकिंग के दौरान।
जब हम रोगी को उसके प्रेजेंट्स में ले जाकर के उस समय के वर्तमान सिम्टम्स के आधार पर हम दवा का सिलेक्शन करते हैं। ये रोगी है 32 वर्षीय महिला रोगी जो अपने पति के साथ आई। रोगी ने कहा, जो प्रारंभिक जानकारी हमने नहीं दिया है आपको, जो मेन वर्जन है जिसके आधार पर हम दवा सिलेक्शन करते हैं, उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। रोगी ने कहा कि एलर्जी की परेशानी है, सर्दी छींक बार बार हैरान करती है, दवा लेती हूं तो भी ठीक नहीं होती है। मैंने पूछा और? रोगी, सर दर्द भी बहुत होती है और सर्दी जुकाम छींक होती है। जब सर्दी छींक होती है तो जुकाम भी हो जाती है और पूरा शरीर दर्द करता है। मैंने पूछा, ये एक्यूटनेस में ले जाने का तरीका है कि उस समय आपके स्वभाव में क्या बदलाव आती है। हम डायरेक्ट एक्यूट्स में जा सकते हैं, या रोगी अगर खुद से कहता है तो भी, और नहीं तो हम उसको प्रेजेंट में ले जाते हैं, व्हाट ही डज ड्यूरिंग द सिकनेस। मैंने पूछा कि उस समय आपके स्वभाव में क्या बदलाव आता है। रोगी ने कहा, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाती है। मैंने पूछा, उस समय आप चाहते क्या हैं? इस चाहने में रोगी की मोडालिटी छिपी हुई होती है। तो हम केस को शॉर्ट बनाने के ख्याल से हम एक प्रश्न ये भी कर लेते हैं कि उस वक्त ड्यूरिंग द अटैक ऑफ एक्यूट कंप्लेन, भले ये क्रोनिक हो गया है, लेकिन जब एक्यूटनेस आती है तब रोगी करता क्या है। उस वक्त रोगी ने कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, अकेले रहने की इच्छा होती है, लेकिन बच्चे और ये पति साथ में आए थे, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। मैंने पूछा, तब क्या महसूस करते हैं? ये है, क्या महसूस होता है, क्या रिएक्ट करते हैं, ये सारी उस पर्सन को मैन इन द सिकनेस में जानने का तरीका होता है कि वो रोगी है कौन, सिकनेस में क्या वही है जो पहले था। क्योंकि रोगी का नेचर, रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए हमारे पास रोगी नहीं आता है। रोगी आता है अपने वर्तमान कंप्लेन को, बीमारी को ठीक करने के लिए। तो हम उसके नेचर जान करके जो दवा चुनेंगे शायद वो परफेक्ट नहीं होगी जितना एक्यूट्स में, मैन इन द सिकनेस में जो प्रेजेंटेशन होगा, उसका जो एक्सप्रेशन होगा, वो हमें मदद करेगा। तब मैंने डायरेक्ट पूछा कि तकलीफ के समय में क्या महसूस होता है। रोगी ने कहा, गुस्सा आता है। मैंने पूछा, क्यों? रोगी, मैं लेटे रहती हूं तो ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, और दूसरा छींक पर छींक चालू रहता है, तब ये लोग कहते हैं नाक साफ कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। मैंने पूछा, आपको क्या करते हैं आप गुस्से में, आपका रिएक्शन क्या है? रोगी ने कहा, छोटे बच्चे हैं उनको या इनको, जो पति पास में बैठे हैं सामने, कुछ भी बोल देती हूँ, बाद में मुझे पछतावा भी नहीं होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। कई बार बच्चे को मार भी देती हूँ। आजकल मुझे किसी के ऊपर दया भी नहीं आती। बच्चे या ये मतलब हस्बैंड भूखे रह जाते हैं, फिर भी घर का कुछ भी काम नहीं करती हूँ। मैंने पूछा, क्यों? रोगी, उस दिन, जिस दिन परेशानी होती है उस दिन कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। यहाँ एक बात ध्यान देना है, जैसे हम बात करते हैं कि मैन इन द सिकनेस, जब नॉर्मल में वो सबका केयर करती है। अगर हम पूछेंगे कि आप घर के लोगों का कितना केयर करते हैं, तो रोगी कहेगी कि मैं सबका बहुत केयर करती हूँ। लेकिन उस वक्त के स्वभाव हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं महत्व रखता है। महत्व क्या रखता है? अल्टरेशन इन द हेल्थ या नेचर और बिहेवियर और एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द सिकनेस। तब रोगी ने कहा कि जिस दिन परेशानी होती है उस दिन कुछ काम करने का मन नहीं करता है, खाना बनाने का भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चे भूखे हैं कुछ काम करूं, मतलब ऐसा सेंस ही नहीं होता है कि वो भूखे हैं उनके लिए खाना देना है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चे भूखे हैं कुछ काम करूं, सब काम पड़ा रह जाता है। पड़ा रह जाता है मतलब कि बिना काम किए बगैर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। मैंने पूछा, क्या लेटे रहने से आपको शांति मिलती है? रोगी, नहीं, बेचैनी रहती है।
एक तो मैं खुद परेशान रहती हूँ, बीच में ये लोग परेशान करते हैं तो गुस्सा आता है। मैंने पूछा फिर आराम कैसे मिलता है? रोगी ने कहा किसी भी तरीके से नहीं। तो रोगी से जो मुझे मिलना था मिल गया। अब हम जो बाकी पूछेंगे कंफर्मेशन के लिए कि घर में उसका रिलेशनशिप और लोगों के साथ कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये हम कंफर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने रोगी के स्वभाव के बारे में पूछा, तो रोगी के पति ने कहा इनका स्वभाव गुस्से वाला है, इनके मन का नहीं होता है तो इनको बहुत गुस्सा आता है, बात बात में गुस्सा करती हैं, हमेशा नकारात्मक सोचती है और यही सोचते रहते हैं कि आगे कुछ बुरा होगा, और ऐसा रहता, आगे कुछ बुरा ही होगा ऐसा रहता है इनके मन में। खुश खुश नहीं रहती है, हमेशा शिकायतें बनी रहती है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं है, आगे ऐसा ही हो जाएगा, इस तरह की नेचर इनका है। तो ये पति के द्वारा रोगी के बारे में दिया गया इंफॉर्मेशन है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 पोटेंसी में दवा दिया था। करीब 4 महीने में मैंने 3 बार रिपीट किया था दवा को, और उससे उनकी तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो गई, जो टेंडेंसी है वो भी दूर हो गई। जी बताइए, मैंने कौन सी दवा दिया होगा, या आपको क्या लगता है कि ये दवा देनी चाहिए? आप मीटिंग हेलो चैट सर। में। जी। सर ये रेस्ट डिजायर लगता है नक्सोमिका के पास जा रहा है। रेस्ट डिजायर का मतलब क्या होता है? सॉरी, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो उसको बुरा नहीं मानेंगे, हम आपको चेक करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम कुछ सीखने के लिए क्लास करते हैं, हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जस्ट पूछूं तो आप उसको बुरा नहीं मानेंगे। रेस्ट डिजायर का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट के दौरान उसको लगता है कि रेस्ट करना चाहिए, तब जाके उसकी हाँ, कंडीशन ठीक हो जाए। रेस्ट का मतलब आराम करने का मन करता है। आराम तो हम भी समझते हैं, उसकी हिंदी हो गई। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कहता हूँ क्योंकि समय आप सभी लोगों के पास लिमिटेड है और हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं। रेस्ट मतलब ब्रेक इन द कंटिन्यूटी। जैसे मैं बहुत देर से खड़ा हूं तो इच्छा होती है कि थोड़ा देर बैठ जाऊं, थोड़ी देर के लिए। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी, निरंतरता में। डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा दो जिससे तकलीफ में राहत मिल जाए। मैं जानता हूं कि होम्योपैथी बहुत दिन में ठीक करती है, होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, लेकिन खुजली बहुत आती है, कोई ऐसी दवा दो कि थोड़ी राहत हो जाए। मतलब क्या है, हम रेस्ट में नहीं है, थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने अपना हाथ टेबल पर ऐसे रख दिया, अपने हेड को इस पर रेस्ट कर दिया, मतलब लोड को, कंटिन्यूटी को थोड़ी देर के लिए विराम देना, ये रेस्ट होता है। इस केस में रोगी ने ऐसा कहा नहीं कि हमको थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए। हाँ, ये बात जरूर कहा कि हमको डिस्टरबेंस नहीं पसंद है। एक तो ये बीमारी डिस्टर्ब कर रही है और ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो हर केस में दोनों होता है, लाइट डिजायर, अपोजिट भी होता है, या डार्कनेस डिजायर। तो दोनों में से कौन लेंगे, इस बात का ध्यान हमें हर केस में देना होता है, क्योंकि हमारी रिपर्टरी ओपन है, दोनों रूब्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन लेना कौन है, जस्ट अपोजिट रूब्रिक होता है। तो इस केस में रेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी की डिस्टरबेंस उसको परेशान कर रही है। जी आगे। तो आप लोगों के अनुसार से सिपिया नक्सभूमिका होनी चाहिए। और हेलो। जी। नमस्ते सर। जी सर ये डिस्टर्ब एवर्जन टू इंडिफरेंस चिल ड्यूरिंग एंड कंप्लेनिंग, ये सर थोड़ा चाइना जैसे लग रहा है, चाइना ऑफिस। और एक थोड़ा कैमोमिला का फील आ रहा है, कंप्लेनिंग ऑलवेज एंड
इरिटेबिलिटी है और वो रेस्ट लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा आपने। और किन्हीं लोगों का ओपिनियन? और पेन, हेलो। जी। हाँ सर, और वो पेन चिल के ड्यूरिंग अब्यूजिव हो जाती है बच्चों के टुवर्ड्स, सो दिस इज अब्यूजिव पेन्स विथ, ये भी है। एब्यूजिव का सेंस नहीं आ रहा है। एब्यूजिव मतलब वो इंसल्टिंग का सेंस आता है, एब्यूजिंग, या किसी के साथ दुर्व्यवहार, या मैनुअल या फिजिकल जो भी हो, वो ऐसा फील नहीं आ रहा है। सर माइंड निगेटिव आ सकता है इसमें। निगेटिव किस तरह का? जैसे उसका हस्बैंड बोल रहा है कि वो हमेशा गलत नकारात्मक। ही सोच, बिल्कुल। उसके लिए हम क्या सोचेंगे? माइंड में नेगेटिव सोचेंगे या हाँ, मूड तो रिपल्सिव। उसके लिए हमारे पास रुब्रिक क्या है? सॉरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन रिपट्टी के बारे में जानता हूँ, इसलिए रुब्रिक शब्द निकल गया। इसको क्या लेंगे हमारे मैथमेटिका की भाषा या रिपट्टी की भाषा में? इसको क्या कहते हैं जब रोगी हमेशा भविष्य के बारे में गलत ही सोचता है, बुरा ही सोचता है? एंटिसिपेशन, एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम। पेसिमिस्टिक। थोड़ा नजदीक है पेसिमिस्टिक। एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा नजदीक है पेसिमिस्टिक। होपलेस। और रिमोर्स। इसको पछतावा कहाँ होती है? रिमोर्स मतलब ऐसा, रिमोर्स नहीं है, इसको तो पछतावा नहीं होती है। फियर, एंटिसिपेशन, एंजाइटी, तीनों में फर्क है। फियर ऑफ एविल नहीं है। हमेशा इसका ऐसा होता है कि ऐसा होगा, बुरा होगा। हुआ कभी या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन हमेशा इसका पहले से ही अनुमान लगाना कि बुरा होगा। इसको कहते हैं फोर बोर्डिंग्स। और पेसिमिस्ट, जहां हमें आशा है कि हो सकता है, हमेशा आशावादी का उल्टा पेसिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्ट होता है। जैसे आशा है, 36 6 बॉल फेंकने हैं और 36 रन वाली बात है, तो होता है कि चलो हो जाएगा। लेकिन हमेशा उल्टा ही सोचे कि वो आउट हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पहले से ही फोरकास्ट करे बुरा का, ये फॉरवर्डिंग से। जी। और चलिए हम, अब मेडिसिन बता दीजिए इस केस की। आपने बताया फिर भी। एक बार फिर से मेडिसिन बता दीजिए। संभावित मेडिसिन जो मैंने दिया होगा आपके विचार से। आप लोगों ने जो दवा बताया, नक्स वोमिका, कैमोमिला, ये बिल्कुल रोगी को राहत दे सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में नियरेस्ट मेडिसिन भी कुछ वर्क करती है, लेकिन एग्जैक्ट से मिनिमम होने से रोगी की टेंडेंसी दूर होती है और जल्दी ठीक होता है। तो मैं आगे बढ़ूं, डिस्क्लोज करूं कि और आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं? निश्चित रूप से वो दवा अभी तक आपने नहीं बताया, या जो बहुत से लोग जानते भी हैं तो मौन हैं, तो थोड़ा मौन तोड़ करके आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं।
नमस्ते सर। जी सर आर्सेनिक भी आ रहा है, डिस्टर्ब एवर्जन टू, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, कंप्लेनिंग एंड फोरबोर्डिंग्स, आर्सेनिक एंड सेपिया। जी, थैंक यू। तो डिस्क्लोज करता हूं। जी अरविंद जी बोलिए। आवाज क्लियर नहीं है। जैसे मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं समय, जैसे रोगी कहता है कि ये बीमारी हैरान करके रखी है, एक तो बीमारी हैरान कर रखी है, बार बार छींक, तो ये फीलिंग परसिक्यूटेड की है। जब रोगी किसी बीमारी से परेशान हो जाता है या कोई बीमारी रह रह करके तंग करती है, वो फीलिंग परसिक्यूशन की है। रह रह करके परेशान करना, रह रह के हैरान करना, बार बार हैरान करना, डिलीजन ही इज परसिक्यूटेड। तकलीफ के समय में कोई पास में रहे, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूं कि अकेले रहूं। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, रोगी भले परेशान है या थोड़ी लेटी है, तकलीफ में कुछ काम नहीं रहती है, लेकिन कोई उसे डिस्टर्ब करे, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाए, ये पसंद नहीं है। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। एक तो छींक पर छींक चालू रहता है और ये लोग बोलते हैं ना साफ कर लो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा, ये इंटरप्शन है। रोगी की कंटिन्यूड एक्टिविटी में, जैसे टेलीविजन चल रहा है, बीच में प्रचार आ गया, कोई हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बीच में इन्होंने कुछ कह दिया, तो इंटरप्शन जो थोड़े समय के लिए होता है, ये पसंद नहीं है। रोगी को गुस्सा आता है, अरे मेघ तो मेरे छींक पर छींक चालू है और आप लोग क्या सलाह देते हो या कुछ कहते हो। एंगर, इंटरप्शन फ्रॉम, आजकल कोई मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है। हार्ड हार्टेड, बच्चे भूखे हैं फूके हैं, ये अनफीलिंग। दूसरा, ड्यूटी एवर्जन टू, डोमेस्टिक ड्यूटी, रोगी कामकाजी महिला नहीं है, घरेलू मतलब हाउस वुमेन है, तो उनके लिए जो डोमेस्टिक ड्यूटी है उसके प्रति जब तकलीफ होती है तो किसी काम में रुचि ही नहीं रह जाती है। ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक। और एक सेंटेंस उसने कहा कि मुझे ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चे भूखे हैं, काम बाकी है, पड़ा है तो पड़ा है। ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? किसी व्यक्ति, किसी संस्था या समाज के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया हुआ निर्धारित काम। जैसे अगर गृहिणी है तो उनका काम घर की कामों का देख रेख करना, कोई ऑफिशियल आदमी कर रहा है तो ऑफिस के कामों का देख रेख करना, ये उसकी ड्यूटी है, जो निर्धारित आवर्स में निर्धारित काम करने होते हैं निश्चित उद्देश्य के लिए। तो और ड्यूटी का मतलब है मोरल, मोरल सेंस है, समाज में रहते हुए अपने बच्चों को देखना। बच्चे भूखे हैं भूखे हैं, कोई मोरल सेंस ही नहीं है, ड्यूटी का कोई सेंस ही नहीं है, काम पड़ा है, भूखे हैं भूखे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ड्यूटी सेंस, इंडिफरेंस टू ड्यूटीज। इंडिफरेंस मीन्स इट्स मेक्स मी नो डिफरेंस, काम है कि नहीं है हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई ध्यान ही नहीं जाता है। रेस्टलेसनेस इन बेड। और एंगर, कंट्राडिक्शन फ्रॉम, फॉरवर्डिंग्स, और हमेशा नुक्ताचीनी, फॉल्ट फाइंडिंग, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना है। सेंसोरियस। और दवा, सेंचुरीज। और बिल्कुल सही कहा आपने, सेंचुरीज भी, सेंचुरीज ही दिया था जिससे रोगी की तकलीफ, अगर हम आर्सेनिक, नक्स भूमिका, कैमोमिला दिए होते तो भी ठीक होता, लेकिन ये जो टेंडेंसी थी शायद नहीं जाती, क्योंकि ये एग्जैक्ट सिमिलम है। तो हमें हर केस में एग्जैक्ट सिमिलम अगर प्राप्त करते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाता है। इस केस के बारे में, आज के रूब्रिक्स के बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछिए, हम दूसरे केस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी
गुरुजी थोड़ा आप भी अपना ओपिनियन देंगे, कुछ इस मेडिसिन के बारे में सलाह देना हो आप सलाह दे सकते हैं, सब लोगों को बता सकते हैं कि इस मेडिसिन के बारे में या और कुछ, क्योंकि आपका भी टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत पुराना है सर जी। सुन के दीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, सर का नेटवर्क शायद चला गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ओके। सेकंड केस की तरफ बढ़े। आज के सॉरी अभी तक के जो केस हुआ उसके में कुछ क्वेश्चन। केस सर नंबर 2। पोटेंसी कौन सी दी थी आप? 200। पचास वर्षीय महिला रोगी का फोन आया, महिला रोगी के लड़के का फोन आया। रोगी का लड़का ने बताया, डॉक्टर साहब मैं भी एक होम्योपैथ हूँ, मेरी माँ को लूज मोशन हो रहे हैं, काफी कमजोर हो गई हैं, 4 दिन हो गया है, बहुत दवाइयां दे दिया हूं, अभी तक लूज मोशन बंद नहीं हो रहे हैं, आप बात करके कुछ दवा बताइए, जो भी फीस होगा मैं दे दूंगा। मैं कुछ भी पूछ रहा हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कुछ भी पूछ रहा हूं तो बहुत गुस्सा कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरी उनसे बात करवाइए। रोगी से बातचीत किया। रोगी बहुत धीरे धीरे बोल रही है क्योंकि कमजोरी ज्यादा है। रोगी लेटे लेटे बात कर रही है। रोगी ने कहा, चार दिन से लूज मोशन हो रहा है। मैंने पूछा और? रोगी, कमजोरी आ गई है। मैंने पूछा और? रोगी, पेट में दर्द भी होता है, बहुत कमजोरी आ गई है। मैंने पूछा और? रोगी ने कहा कि और कुछ नहीं। मैंने कहा कि आपका लड़का बोल रहा है कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं। रोगी ने कहा हाँ, उठने का मन नहीं कर रहा है, वह बार बार पूछ रहा है कैसा है, क्या हो रहा है। जनरली हम घर के पेशेंट में पूछते हैं ना, अब कैसा है, अब कैसा है, हर 5 मिनट में 10 मिनट में पूछते हैं। तो डॉक्टर साहब भी पूछते हैं अब कैसा है, क्या हो रहा है, मन क्या कर रहा है। जनरली हम मेंटल सिम्टम्स के लिए हम लोग पूछते रहते हैं। मैं बोल रही हूं कि मुझे शांति से सोने दे, तो बार बार पूछ रहा है। एक तो लेटिन बार बार लग जा रही है, यह सोने नहीं दे रही है, और लड़का भी उठा दे रहा है, इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ। और ऐसा कह के उसने फोन रख दिए। अपने लड़के खड़े थे बगल में, उनको दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं दवा दे रहा हूँ। रोगी का लड़का ने बोला, हम लोग कुछ भी कहते हैं तो ये गुस्सा करते हैं, बोलते हैं शांति से सोने दे, उठाओ नहीं, चुपचाप आंखें बंद करके सोए रहती हैं या गहरी निंद्रा में चली जाती हैं, खुद से कुछ बताती भी नहीं है। इनके स्वभाव के बारे में और कुछ बताइए, मैंने ऐसा प्रश्न किया। रोगी का लड़के ने बताया कि ऐसी तकलीफ इन्हें पहले भी 1-2 बार हो चुकी है, पेट की तकलीफ तो इनको रहती है। मैं इनसे पहले भी कहता रहा हूं कि खाने में ध्यान दीजिए, अभी तेल मसाला वाला चीज नहीं खाइए, तो गुस्सा करती हैं। अभी मैं बोल रहा हूं कि हल्का खुराक खाइए, कम खाइए, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए, तो और ज्यादा गुस्सा कर रही है। इनको आवाज भी पसंद नहीं हो रही है, अंधेरे में शांति से पड़ा रहना चाहती हैं, कुछ कहें नहीं, कुछ नहीं कहें तो कुछ बोलती नहीं अपने से। अभी 2 दिन से ज्यादा कमजोरी आ गई है, इनसे दूर दूसरे लोग बात कर रहे हैं तो भी इनको गुस्सा आ रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि कमजोरी के चलते यह कुछ बातचीत करना नहीं चाहती है, इसलिए मैं उठाता हूं,
ये फोन बेल क्यों नहीं चालू कर रहा? कब से फोन हैरान कर रहा है। बार बार पूछने जाता हूं तो इनको गुस्सा आता है। मैंने कहा कमजोरी ज्यादा हो गई है क्या? रोगी ने कहा हाँ सर, कुछ बात नहीं करूं तो चुपचाप सोए रहती हैं। अभी तो कभी कभी कपड़ा भी खराब हो जा रहा है, इनवॉलंटरी स्टूल हो रहा है, उठने की ताकत नहीं रह गई है उनको। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोज में दवा देने को कहा, जिससे उनकी तकलीफ 2-3 घंटे में सेटल हो गया। जी, तो ये केस है। हेलो। जी, हाँ, नमस्ते सर। ब्रायोनिया का फील आ रहा है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, चिल ड्यूरिंग, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, चील रेस्ट डिजायर चील हो। चील चील को हम समझते हैं। चील क्या है? सर चिल मतलब डिजीज कंडीशन, जहाँ पेशेंट को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और डिजीज कंडीशन, सॉरी सर। तो सारा तो डिजीज कंडीशन ही है। हम चील को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। आप जो जानते हैं सही है। एक नॉर्मल टेम्परेचर, नेचर का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल से नीचे जाते हैं तो कोल्ड, कोल्ड से नीचे जाते हैं तो कोल्डनेस, उसके नीचे जाते हैं तो चिल या चिलीनेस। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर, वार्म, हॉट, उस तरह से जब रोगी फिजिकली बहुत ठंड महसूस कर रहा है, कंपन महसूस कर रहा है, शिवरिंग महसूस कर रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे का महसूस कर रहा है, तो चिल है। या मेंटली अनकोऑपरेटिव हो गया, अनफ्रेंडली हो गया है, हम रोगी से एकदम गुमसुम बैठा है, मैं पूछ रहा हूं क्या तकलीफ है, रोगी दुखी है, कोई कोऑपरेशन नहीं करे, कोई नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टोमिली, कुछ भी हम हंसाने, गुदगुदाने, खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोगी इतना चील में चली गई है, इतना ठंडी हो गई है या ठंडा हो गया है कि हमारे बातों का, हंसाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कंडीशन को चील कहते हैं मेरी समझ से। ओके सर। अनफ्रेंडली, अनकोऑपरेटिव या बिलो नॉर्मल। हमारा नॉर्मल क्या है? आप मुझे हंसाएंगे, बुलाएंगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ना, लेकिन अगर मैं बहुत दुखी हो गया तो आप कुछ भी करेंगे, मुझे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये अवस्था चील की है। चलिए, ब्रेनिया आपकी सोच बहुत हद तक नजदीक है, लेकिन मैंने ब्रेनिया नहीं दिया था, क्योंकि आप सोच लीजिए डॉक्टर साहब हमारे लिए ये दवा बाकी रखे थे क्या? उन्होंने 4 दिन में बहुत सी दवाइयां दे दिया था। जी, और हेलो सर। जी, हेलो सर, मैंने कुछ रुब्रिक लिए हैं। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, डिल्यूजन पोर इज क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी, सेंसिटिव टू नॉइज। मुझे नक्शों में का लग रहा है सर। सर ये भी उन्होंने दे दिया था। खैर, आपकी सोच सही है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वर्तमान, हो सकता है ये कंडीशन शुरू में रही होगी, लेकिन वर्तमान में जो मैं अनुभव कर रहा था वो टोटली काफी फ्रस्ट्रेशन में, या कह सकते हैं टॉर्पर में, या एग्जॉशन में चले गए। चलिए देख जी। Phosphoric acid, anger when obliged to answer, quite wants to be on company. ठीक है, चलिए हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं, बाकी लोगों का भी ओपिनियन ले लेते हैं, नहीं तो बाकी लोग कहेंगे कि हमको तो सर ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो जो लोग मौन व्रत में हैं, थोड़ा सा मौन तोड़ेंगे, या तो बोलिए या तो लिखिए।
डिजिटल उपवास भी आज अलाउ नहीं है। अगर आप कुछ बोलते रहेंगे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूँ। नहीं तो मैं तो फटाफट, मैंने तो लिखा ही है, बोल दूंगा, पढ़ दूंगा। ऐसे क्लास नहीं होता है ना जी। बहुत अच्छा आपका प्रयास है, फियर लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। लेकिन रोगी ने ऐसा कहा नहीं कि बहुत मुश्किल से मैं उठती हूँ, कहीं गिर ना जाऊं, पकड़ पकड़ के दीवार बाथरूम तक जाती हूँ, ऐसा रोगी ने कहा नहीं। ये बोल रही है कि एक तो ये बीमारी बार बार उठा रही है और ये लड़का उठा दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जी कुछ बोल रहे हैं क्या? डिल्यूजन परसिक्यूटेड सर, परसिक्यूटेड का फील है। जी और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सर, मुझे पूछना था तो सर, हाँ ये हाँ। ये जो पेशेंट है ये उठना नहीं चाह रहा, सो रहा है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और इसको क्या कपड़े में ही मोशन पास हो जा रहा है, ये कंप्लेंट है। तो और ये फियर लूजिंग कंट्रोल, इसमें डिल्यूजन वर्ड नहीं है, तो ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसको ये बात का ही डर होगा शायद कि पास हो जाएगा, इसलिए भाई जब कोई इसको बोलने जाएगा या उसकी नींद से उठाएगा तो ऑब्वियसली वो मोशन हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ सोचा, तो इसको सर थोड़ा सा गाइड करिए, क्या कैसे ले सकते हैं, क्योंकि डिल्यूजन है नहीं तो पेशेंट बोलेगा नहीं तब भी शायद हम सोच सकते हैं। डिल्यूजन फियर लूजिंग कंट्रोल नहीं है ये रूप में। कंट्रोल कहाँ आपको दिखा? कंट्रोल में आपको कंट्रोल दिखना चाहिए ना। जैसे हाँ, रोगी बहुत कंट्रोल करके कहेगी कि बहुत मुश्किल से मैंने उठा, या मैं देखता वीडियो कॉल में कि बहुत कंट्रोल करके बैठी है। ओके कंट्रोल क्या सर। होता है? माइंड को पूरी तरह से उस चीज पर अटेंशन दे करके अपने आप को स्टैंड करना होता है। ऐसा हमें नहीं दिखा। मुझे इस केस में रोगी बहुत सुस्त, डल और टॉर्पर में दिखी, जहां ओके एनर्जी सर। नहीं था। और रोग चाह रही थी कि मुझे उठाओ मत, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। वो स्टूपर में चली गई थी, या वो डीप मतलब प्रोस्टेशन में चली गई थी। तो यहाँ पर हमने रोगी बार बार स्टूपर में चली जाती है और लड़का बार बार उठाता है, डायरिया उसको बार बार उठाता है, तो उसको गुस्सा आता है। एंगर एराउज्ड व्हेन, जब उसको उठाया जाता है, जगाया जाता है, वो चुपचाप सो रही है, आंखें बंद करके पड़ी है, लेकिन कब कोई उसे उठाता है तो गुस्सा आता है। एंगर एराउज्ड व्हेन, तकलीफ में रोगी करता क्या है? गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि उठाया जाता है। ये तकलीफ उनको पुरानी है, पहले भी एक दो बार हो गई है, तो हमेशा मना करते हैं कि माँ आप तली हुई चीज मत खाना, लेकिन ये और गुस्सा करती हैं। एडमोनिशन मतलब सलाह देना, प्यार से डांटना, कहना, इवन काइंडली, उनको और गुस्सा आता है। दूसरे लोगों की आवाज सुनती हैं दूसरे रूम में तो भी उनको गुस्सा आता है। एंगर व्हेन हियरिंग अदर पीपल्स टॉक, आंखें बंद करके पड़ी रहती है, मुझे चुपचाप सोने दो, क्लोजिंग आइज एमुलेट। और स्टूपर, डायरिया ड्यूरिंग। और दवा क्या होगी? जिंक हो सकती है सर। चलिए थैंक यू, बिल्कुल सही दवा बताया आपने। मैंने जिंकम मेट। मैंने भी जिंकम ही दिया था, और जिंकम में दिए जाने से उनका कमजोरी या हर चीजें ठीक हुई। स्टूपर क्या है? रोगी की एक ऐसी अवस्था जिसमें रोगी की कॉन्शियसनेस अफेक्टेड हो जाती है।
अवेयरनेस अफेक्टेड हो जाती है, इफिशियंसी अफेक्टेड हो जाती है। डायरिया ड्यूरिंग रोगी काफी वीकनेस हो गई है, और अगल बगल में क्या और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस आंखें बंद करके चुपचाप पड़ी है, उससे उसको अच्छा लगता है। क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आई को हम और कहाँ कहाँ लेते हैं? जैसे कोई आदमी कहता है कि घर में झगड़े होते रहता है, मैं उधर ध्यान ही नहीं देता हूँ। ध्यान नहीं देना या देखना नहीं, या अपनी आंखें बंद कर लेना। समस्याएं तो लगी रहती है, घर में झगड़े लगे रहते हैं, मैं सुनता ही नहीं या उधर ध्यान ही नहीं देता हूँ। क्लोजिंग आई एमुलेट, तकलीफ है, बच्चे आवाज कर रहे हैं, शांति से आंख बंद करके पड़े रहती है, और नहीं तो सुनते हैं तो गुस्सा आती है। तो जिंकम जी, इस केस के बारे में कोई प्रश्न? सर एंगर अराउज्ड ब्रेन को थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, जैसे अगर किसी को जगा रहे हैं या फिर इसके तो अलावा और। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह में उठाते हैं तो गुस्सा करते हैं। एराउज मतलब क्या होता है? नींद से जगाना या एक्साइटमेंट, उत्तेजित करना। जैसे कोई फिजिकली या मेंटली डल है या सुस्त है, तो उसको हम मजाक करके या गुदगुदी करके या बैठा है तो उठाते हैं, तो उसको गुस्सा आता है, इसको हम एराउज्ड कहते हैं। एराउज्ड टू एक्टिविटी या अराउज टू इमोशंस या अराउज सेक्सुअली या किसी भी तरह से नींद से जगाना, उसको हम बोलते हैं एक्टिव करना। जब हम किसी को उठाते हैं, जगाते हैं या एक्साइट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, तो रोगी को गुस्सा आता है। इस केस में रोगी शांत चुपचाप पड़ी रहती है। ये बार बार डॉक्टर साहब पूछते हैं कैसा है, अब बताओ कैसा है। अरे मुझे शांति से सोने देना, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? एक तो लैट्रिन हैरान कर रही है, तू बार बार उठा दे रहा है, मेरे को शांति से सोने देना। ऐसा उसकी माँ बोलती थी। यही बात मुझे पकड़ में आ गया। और सर यहाँ पे हमने क्वाइट मतलब क्वाइट वांट्स टू भी लिया था, जो कि क्लोजिंग आई एम्लोरेट है। क्वाइट वांट्स टू भी में जिंकम मेड नहीं है, तो हम उसी में रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी में है क्या? किसी देखना रिपेट्री में? पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ दोनों है, क्वाइट वांट टू भी है और एंगर भी है। इंपॉर्टेंस किसका है? तकलीफ में, कमजोरी में शांत होना स्वाभाविक है, लेकिन खास क्या है? जब माँ को उठाता है, पूछता है, तो गुस्सा प्रोमिनेंटली दिख रहा है। जी सर बिल्कुल। हर केस में जो चीज प्रोमिनेंट हो उसको रूब्रिक बनाना है, अन्यथा एक केस में तो हजारों रूब्रिक बन जाएंगे, रिपर्टरी छोटी पड़ेगी, सीट छोटा पड़ेगा। तो जो प्रोमिनेंट हो उसी को रूब्रिक्स बनाना है। हर सेंटेंस का रूब्रिक बनाएंगे तो हमें जो चीज प्रोमिनेंटली दिख रही हो, जो रोगी चीख चीख के बोल रहा हो, या जो किसी को भी दिखता हो, वही रूब्रिक्स लेना है जो सबको दिखाई देता है, जो फर्स्ट ईयर में है और फोर्थ ईयर में है। वो रूब्रिक्स नहीं देखना है किसी भी केस में जिसमें सिर्फ प्रोफेसर को ही, एमडी को ही पता चलता हो। हमें वो रूब्रिक्स लेना है कि किसी को भी ये चीज तो दिखेगा ही दिखेगा, वही देखना है, मोस्ट कॉमन। ये सबको दिख रहा है ना कि माँ गुस्सा कर रही है, उसका लड़का भी बोल रहा है कि मम्मी गुस्सा कर रही है, भले वो डॉक्टर है। अगर डॉक्टर नहीं होता तो बोलता है ना मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है, तो सबको दिख रहा है। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, प्रेजेंट, प्रोमिनेंट, ठीक है। जी सर बिल्कुल। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर डिस्टर्ब एवर्स टू बी क्यों नहीं आएगा इसमें? आएगा, आएगा। पर सर इसमें जिंकम है नहीं, तो हर केस में हर रूब्रिक्स मटेरिया मेडिका या रिपर्टरी का मिले कोई जरूरी नहीं है। हाँ, डिस्टर्ब एवर्स की इंटेंसिटी कितनी है, डिस्टर्ब्ड, यहाँ इमोशन एंगर पे आपने फोकस किया सर, बिल्कुल। वो प्रोमिनेंट लगा। ओके सर।
चलिए, और कोई प्रश्न? सर वो फर्स्ट जो मेडिसिन थी सेंचुरियन, वो अभी मतलब फर्स्ट टाइम ही सुना है सर, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सेंचुरीज एक रेयर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेंचुरीज के बारे में एक स्नेक पॉइजन है, जैसे लेकेसिस है, कोटलेस कास्कावेला है, या फिर और भी स्नेक रेमडी है, और बहुत सारे नाजा है, तो उसके कैटेगरी का। लेकिन थोड़ा सा एक ऐसी रेमडी है जो डेथ के बारे में उसको बहुत डर रहता है। खैर इस केस में नहीं है, लेकिन उस सेंचुरीज के अंदर एक तो आपको, मैंने बहुत सारे केसेस में, एक अभी हम ब्रेन ट्यूमर में दे रहे हैं दवा रोगी को, काफी हद तक ठीक हो चुका है। तो सेंचुरीज ऐसे हमको भी पता नहीं था मटेरिया मेडिका से, लेकिन रिपर्टरी की जानकारी होने से ऐसे मेडिसिन रिपर्टाइजेशन में आ जाते हैं। जो हमें आर्ट सीखना है कि कौन सा रूब्रिक्स लेना है, तो रूब्रिक्स के सारे सेंचुरीज तक पहुंच जाते हैं, बाकी मटेरिया मेडिका के सारे शायद हम भी नहीं पहुंच पाते। एंगर है, एंजाइटी है, कैप्रिशियसनेस है, सेंसोरियसनेस है, चीयरफुल अल्टरनेटिव विद सैडनेस है सेंचुरीज में, और फियर ऑफ डेथ सेंचुरीज में ऐसा लगता है कि अब 2 घंटे में ही मृत्यु हो जाएगी। कैसे बोला? फॉरवर्डिंग्स। तो ऐसे लोग फॉरवर्डिंग्स करते हैं, प्लीज सेंटिमेंट ऑफ डेथ, 2 दिन में, 4 दिन में, अब 2 दिन से ज्यादा मैं नहीं बच पाऊंगा, या फिर इस बीमारी में हमारी मौत ही हो जाएगी। डिल्यूजन डेथ, वन वाज अबाउट टू डाई, या फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, हार्ट सिम्टम्स ड्यूरिंग, या फियर सून ही विल डाई, शीघ्र ही मर जाएगा। और ऐसे ऐसे मृत्यु का डर इस सेंचुरीज में देखने को मिलता है। हॉरर मूवी लव्स फॉर, एक बहुत सारे आजकल के बच्चों में देखेंगे हॉरर मूवी। कल ही एक केस मिला था, वो तो 23 साल की लड़की है, बोली हम तो बचपन से हॉरर मूवी देखते हैं, और अभी शिकार सिजोफ्रेनिया की हो गई। तो हॉरर मूवी लव्स, जो ड्रामे हॉरर मूवी देखते हैं, उसमें एस्ट्रोमोनियम के बाद एक सेंचुरीज भी है। ऐसे बच्चों में जो हॉरर मूवी देखते हैं, ये मेडिसिन वर्क करती है। इंडिफरेंस टू ड्यूटी, इंडिफरेंस टू प्लीजर, इंडिफरेंस टू हाउस होल्ड एक्टिविटी, मूड रिपल्सिव या मूड अल्टरनेटिंग, झगड़ालू होते हैं। क्वाइलसम जिलसी फ्रॉम, एक लेडीज को दिया था जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसके आस पड़ोस में सबके बच्चे थे, तो रोगी बोलती थी कि मैं जिसके बच्चे होते हैं ना, उससे मैं जरूर झगड़ा करती हूँ, उसको है, हमको क्यों नहीं है। मैंने वहां रूब्रिक्स लिया था, क्वाइलसम जिलसी फ्रॉम, सेंचुरीज दिया था, उसके बच्चे भी हुए। तो ऐसे सेंचुरीज को हम शॉर्ट में रूब्रिक्स के सहारे उपयोग करते हैं जी। और कोई प्रश्न? क्या कहूँ? 15 मिनट? कौन? 15 मिनट किस, देख लीजिए ना, तो बस 10 मिनट और। कितना मिनट का समय है मैडम अभी हमारे पास? टाइम ओवर हो गया? नहीं सर, हो गया टाइम, कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूड में आप लोग का प्रश्न ही रहेगा, कि अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर क्वेरी है तो यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, मतलब तो जब वीडियो आएगा तो वहां पर भी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये जो सेशन था, बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से आपने जो बताया मुझे, जैसे ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और चिल का मीनिंग जो एक्सप्लेन किया, एंगर अराउज्ड व्हेन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल सेशन, और इतने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।
थैंक यू सर। वेलकम। लाली